वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हमने 18 सेंचुरीज की सोसाइटी को डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर की तरह प्रीवियस लेक्चर में जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे इस 18 सेंचुरीज में, आज हम उस पर मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो पिछले लेक्चर में हम कवर नहीं कर सके, लेकिन आज के लेक्चर का वो मेन पॉइंट है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो जॉर्ज द थर्ड था, जब उसको व्हेन ही वाज सक्सीडेड हिज ग्रैंडफादर जो जॉर्ज फर्स्ट था, 17 जॉर्ज, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ की। जॉर्ज द थर्ड 1760 में जब वो आया, और तो उसको तो उसने क्या इस दौर में क्या हुआ था कि एज आई सेड दैट इन अ प्रीवियस लेक्चर के वीक्स अभी तक कमांड में थे, तो उसको भी वीक्स इन द कमांड में मिले थे। यहाँ पर भी जो रूलिंग क्लास थी वो वीक्स की ही थी। जब वो तख्त पर आया और उसने अपनी थ्रोन संभाली, तो इस एम्बिशंस के साथ था कि ये जो जॉर्ज थर्ड था, ये क्या बनना चाहता था, ये एक ऑटोक्रेटिक ये एक ऑटोक्रेटिक रूल करना चाहता था। ऑटोक्रेटिक रूल क्योंकि वो खुद से अपनी तौर तरीके अपनाना चाहता था, वो पपेट नहीं बनना चाहता था विक्स की। वो चाहता था कि उसका हर एक फैसला उसका अपना हो, क्योंकि उसको पता था, ही फाउंड दैट कि जो द सीक्रेट ऑफ द वीक्स पावर ले इन द पैट्रनेज इन द चर्च एंड द स्टेट which they dispensed among their friends। कि पैटर्न कर रहे हैं, सरफरास्ती कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, विक्स चर्च की भी कर रहे हैं और स्टेट की भी कर रहे हैं। और वहाँ पर चर्च में भी और स्टेट में विक्स के अपने ही लोग थे, अपनी ही फ्रेंड्स थे। तो जॉर्ज फर्स्ट, क्योंकि पहला जो जॉर्ज था, जॉर्ज फर्स्ट, वो तो हॉनवर था, उसको तो मुश्किल से ही इंग्लिश आती थी। और वो क्वाइट वो इतना श्योर भी नहीं था विक्स के बारे में, या फिर जो रॉयल पैट्रनेज थी, जो इनका एक सिलसिला था, उनका जो एक तसलसल था, उनकी जो रिवाज थे, उनसे ज़्यादा वो अवेयर भी नहीं था। इसलिए विक्स जो थे, जो एक चंद फैमिली थी, एक स्मॉल फैमिली थी जहाँ पर कुछ एलीट लोग थे, उनको ओलिगार्की के तौर पर उन्हें गवर्नमेंट करने की मौका या वो कर रहे थे, गवर्नमेंट या रूल कर रहे थे। और दूसरा जॉर्ज भी इसी तरह ही था, लेकिन जब जॉर्ज द थर्ड आया, सो हु हैड बीन थॉट टू बी टेकिंग हु हैड बीन थॉट, जिसको यही पढ़ाया गया था कि वो इन रियलिटी में सच में किंग होगा, वो कोई पपेट किंग नहीं होगा, उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना होगा, वो बराए नाम कोई किंग नहीं बनेगा। तो उसने क्या किया कि उसने हर एक चीज़, चाहे वो पैट्रनेज ऑफ द स्टेट थी या पैट्रनेज ऑफ द चर्च थी, दोनों की जो अभी तक पैट्रोनेज सरफरस्ती थी, जो अभी तक स्वीप कर रही थी, चाहे वो चर्च की थी, चर्च या फिर स्टेट की, ये दोनों चीज़ें किंग द जॉर्ज ने, जॉर्ज थर्ड ने अपने हाथ में ली। और उन्होंने कहा कि अब बाकायदा से मैं ही इन्हें चलाऊंगा और इनकी सरपरस्ती मैं करूंगा, और मेरे रूल्स ऑफ लॉ के मुताबिक ये लोग चलेंगे। जिसकी वजह से जो रॉयल जो पावर था वो तो डिस्टर्ब हो गया था, जो अपने आप का फेवर कर रहे थे। और इस तरह से जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसमें क्योंकि उसमें आप किसकी चलने वाली थी, उसकी जॉर्ज थर्ड की चलने वाली थी, इसलिए बाहर से लोग आए, मिशनरीज लोग आए, क्योंकि वो क्या थे, वो किंग्स के देवर द किंग्स फ्रेंड, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स बुला लिया गया और वीक्स को रिप्लेस कर दिया गया था। तो इस तरह से जो कैबिनेट था, एक दफा फिर रिड्यूस हुआ टू द स्टेटस ऑफ किंग सर्वेंट। जो कैबिनेट था, जैसे कि हम देख चुके थे प्यूरिटन एज में, तो जो रॉयल जहाँ पर चार्ल्स द फर्स्ट था, तो इसी तरह से जॉर्ज द थर्ड का कैबिनेट भी वहाँ पर किंग सर्वेंट्स के तौर पर उन्हें याद किया जा रहा था, क्योंकि सारे उसके अपने ही लोग थे, उसको कोई अपोज नहीं कर रहा था, ना ही कर सकता था, बल्कि उनको हमेशा हर एक चीज़ में उसको फेवर किया जाता था और उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता था। तो इस तरह से जो जो रॉयल पावर थी, जो विक्स की पावर थी, वहाँ से तो ख़त्म हो चुकी थी।
और किंग जो था वो ये ही वाज एबल टू अकम्प्लिश ही वाज एबल टू अकम्प्लिश कि उसने क्या किया कि वो जो टास्क थे जो विक्स नहीं करना चाहते थे या फिर विक्स उन्हें आगे नहीं लेके जाना चाहते थे वो सारी चीज़ें वो करने लगा। सबसे पहले विक्स को तो उसने ख़त्म किया और टोरी की तरफ से तो अपोजिशंस ही नहीं मिल रही थी। क्योंकि एक तो टोरीज़ एज़ अ पार्टी तकरीबन बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, डीएक्टिव हो चुकी थी उस टाइम और कोई ऐसी कोई ख़ास उसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, ना ही उनकी इतने ज़्यादा लोग थे और दूसरी बात ये थी कि किंग ने आइडेंटिफ़ाई किया था अपने आप को कि द पीपल ऑफ द कि वो फार्मर जॉर्ज की तरह है और एक ट्रू ब्रिटन है। तो इस तरह से टोरीज़ जो है वो अब who had been averse to the first two George के टोरीज़ एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट टू जॉर्ज उनके अगेंस्ट तो थे और उनके खिलाफ बातें भी करते थे और उनको अपोज़ भी करते थे। लेकिन ये जो थर्ड किंग था इसको ये लोग टोरीज़ भी सपोर्ट करते थे और इसकी इसकी फेवर्स में थे। सो द फर्स्ट टू क्योंकि वो समझ रहे थे कि पहले तो जॉर्ज को इसलिए वो लोग अपोज कर रहे थे कि वो समझ रहे थे कि ये तो जर्नल इंटरलूपर्स हैं और वो रेडिली गेव देयर लॉयल्टी टू द न्यू ब्रिटिश किंग्स so they rallied around him but it was 20 years after the new king's succession and that is the new Tory party came into being under the leadership of the पीट द सन ऑफ द ग्रेट कॉमनर और ये जो टोरीज थी अब टोरी की जो पार्टी थी ये किसके अंडर थी पीट जिसको हम पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके थे पीट द यंगर कि पीट द एल्डर कौन था उसको हम पहले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके थे पीट द यंगर पीट द यंगर और ये पीट द यंगर कौन था ये द सन ऑफ he is the son of the great commoner. He was the son of the great commoner. Or during these 20 years, the king ruled in an autocratic, as an autocrat, with the result that there was a considerable tension and strife between the ruler and the ruled. दोनों के दरमियान जो रूलर था और रूल्ड मतलब ये कि पीपल और किंग के दरमियान काफ़ी टेंशन्स किंग के दरमियान काफ़ी टेंशन थी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बहुत से लॉस को और ये वो लॉस थे जिसके लिए इंग्लैंड के लोग दे हैव बीन फाइटिंग फॉर या फाइटिंग अगेंस्ट सर्टेन लॉज तो इसी तरह से एक टेंशन चल रही थी और एक मसले थे सो ये जो इंटरनल ट्रबल्स थे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थे जो मसले थे ये इतने ज़्यादा हो गए इतने ज़्यादा संजीदा हो गए कि किंग जो था उसको वाज obliged टू entrust द गवर्नमेंट अगेन द एल्डर पीटर कि वो दोबारा से जो एल्डर पीटर जिसको हम पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसको दोबारा से कि वो एल्डर द पीट द एल्डर वो इंसान था जिसने अपनी पॉलिसीज़ के अपनी स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए जो इंडिया में जो एक वॉर हुई थी जिसको सपोर्ट फ्रांस कर रहा था या फिर अमेरिकन कॉलोनीज़ में जो हो रही थी खासकर कनाडा में और जिसके पीछे फ्रांस थी और फ्रांस को उसने शिकस्त दी थी इंडियंस को भी दी और ये वो पीट था तो इसको दोबारा से बुला लिया गया था कि आओ और ये वक्त है अपने मुल्क को बचाने के लिए लेकिन अब वो इंसान एक बूढ़ा आदमी था और इसकी आवाज़ में इतना दम नहीं था कि वो स्टेट के अफेयर्स को कंट्रोल कर सके इसलिए उसकी जो मिनिस्ट्री थी वो बहुत ही ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स के ज़रिए ख़त्म हो गई थी लेकिन जो भी था किंग यहाँ तक अपने मकसद या जो एम्बिशंस थे वो हासिल कर चुका था और विक्स के जो एनिमीज़ थे वो उनको सज़ाएँ दी गई थी और उनको बहुत से इससे ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ा और दूसरी बात जो थी ये जॉर्ज द थर्ड की कि उसने क्या किया था कि उसने अमेरिका पर अमेरिकन की कुछ जो कॉलोनीज़ थी उन पर टैक्सेस लगा दिए थे और
इस वजह से ये किंग जो था एक अनफॉर्चुनेट किंग साबित हुआ इंग्लैंड के लिए, क्योंकि एक तो उसकी अमेरिकन कॉलोनीज के साथ चल रही थी। सो और इसके साथ साथ जो द फ्रेंच हेल्ड द कनाडा, के जो फ्रांस था उन्होंने दोबारा से कनाडा पर होल्ड कर लिया था। और जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे वो भी डर रहे थे टू मच टू सीवियर द कनेक्शन विद द मदर कंट्री। सो इसी तरह से जो चीज़ें थी, जो नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस थी वो बढ़ रही थी। और जो इसमें जो सबसे जो बड़ी जो ग्रीवियंसेस थी वो ये थी कि अमेरिकन की जो कॉलोनीज थी उनके ट्रेड पर एक रिस्ट्रिक्शन पाबंदी लगा दी गई थी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटेन। तो इस तरह से ये जो डर था, the fear of France being removed, the colonists began to shift under the British rule. और इसी तरह से the British government decided to tax the colonies. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो उसके जो अमेरिकन जो कॉलोनीज थे या इंडियन कॉलोनीज थे उन पर वो टैक्सेस लगाएंगे बाय द वे ऑफ मेकिंग देम पे फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द वॉर विद द फ्रांस, की जो फ्रांस के साथ जो जंग चल रही थी उन पर जितनी भी चीज़ें जो खर्चा जो पेमेंट जो पैसे खर्च होंगे तो इसी शक्ल में वो लोगों ने टैक्सेस देने होंगे। तो ये जो कॉलोनिस्ट थे इनको इनको गुस्सा आया इन चीज़ों पर, गुस्सा कर दिया, उनका जो मूड था ख़राब हो गया और उन्होंने जो एक स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उनका जो एक स्लोगन था नो नो टैक्सेशंस विदाउट नो टैक्सेशन without a representation, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो उनका ये एक स्लोगन था, उन्होंने ये बुलंद किया कि हम टैक्स नहीं देंगे जब तक हमें अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। और ये एक ऐसा नारा था, एक ऐसी स्लोगन थी जो पूरे कॉलोनीज में फैल गई थी। और ब्रिटिश के जो सामान था, जो गुड्स थे, उनका बायकॉट कर लिया गया। और उनका एक शीप कार्गो था जो फुल ऑफ टी था, द कार्गो ऑफ टी। ये इम्पोर्टेंट इवेंट था, द कार्गो ऑफ टी ब्रिटिश का था। और इसको क्या किया गया, इसी टी चेस्ट इसको बोस्टन हार्बर में यानी बोस्टन का जो दरिया था वहाँ पर उसमें फेंक दिया गया था। और ये वाक़या जो था ये तकरीबन 1773 में पेश आया, जिसको हम जानते हैं बोस्टन यस बोस्टन टी पार्टी के नाम से, बोस्टन टी पार्टी के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि इसने सिग्नल दिया जंग को। लेकिन जितने भी लोग थे, क्योंकि ये अमेरिका ने ऐसा किया था, तो जॉर्ज बदला लेना चाहता था। जॉर्ज कह रहा था कि ये तो गुस्ताखी हो गई थी और मुझे आई हैव टू टेक द रिवेंज, आई हैव टू teach them a lesson, a severe lesson, so that they never do such a thing again. But all the sensible people were there. They had of their opinions कि नहीं, इंग्लैंड को जंग में नहीं जाना चाहिए, इंग्लैंड को सख्ती से नहीं निमटना चाहिए अमेरिकन की कॉलोनीज को। ये जो लेसन की बातें हो रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, इसके पीछे उन्होंने ये नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन किंग जो था वो एडमंड था, वो ज़िद्दी टाइप था। और उसने क्या किया कि द लॉर्ड नॉर्थ वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको, लॉर्ड नॉर्थ को। और अमेरिकन के अगेंस्ट उसने क्या किया कि उसने एक जंग जारी की, अपनी फूलिश बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ के ज़रिए उन्होंने इंग्लैंड को धकेल दिया जंग के मैदान में कॉलोनीज़ के साथ। तो ये प्राइम मिनिस्टर था जॉर्ज थर्ड के दरमियान। और इसी तरह से अमेरिका के साथ एक जंग शुरू हो गई थी। जब वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ये जंग तो इंग्लैंड के लिए, ब्रिटिश के लिए तो ऐसे थी कि वो तो अमेरिका को एक सबक, एक लेसन, एक इंतकाम लेना चाहते थे, एक सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन फॉर अमेरिका ये एक वॉर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। और ये वॉर जो थी ये तकरीबन 7 साल तक रही,
क्योंकि ये 1775 से लेकर 1782 तक ये जारी रही। और इसमें जब अमेरिकन को मिला, कौन मिला अमेरिकन की तरफ से, कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन जॉर्ज वॉशिंगटन था। ये एक फार्मर था ऑफ वर्जीनिया का, लेकिन उसके साथ साथ एक आउटस्टैंडिंग जर्नल था और एक इंस्पायरिंग लीडर था। और उसने क्या किया कि उसने हु अनडॉन्टेड बाय अर्ली रिवर्सेस लेड देम टू द फाइनल विक्ट्री। इसकी वजह से, जॉर्ज वाशिंगटन की वजह से अमेरिका को विक्ट्री हासिल हुई इसी जंग में। and they were actively held by the France, Spain and Holland. अमेरिका को सपोर्ट हासिल थी, अमेरिका को, अमेरिकन गॉट सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड। हॉलैंड से, यहाँ से उनको सपोर्ट हासिल थी। और जबकि रशिया जो था या प्रूशिया जो था या फिर जो स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज जो थे कंबाइंड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आर्म न्यूट्रलिटी ऑफ द नॉर्थ अगेंस्ट द ब्रिटेन की, उन्होंने उन्होंने क्या किया, न्यूट्रल हो गए थे। सो द 13 अमेरिकन, जो 13 कॉलोनीज थी, वो वर लॉस्ट टू द ब्रिटेन एंड अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज एक्नॉलेज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ, एक ट्रीटी साइन हो गई थी। और उस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल वर्सेलिस। ट्रीटीज ऑफ वर्सेलिस ये 1783 में साइन हो गई। और इसकी तरह, और इसके साथ वो जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका के, वो इंग्लैंड के हाथ से चली गई। सो द एंड ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो ब्रॉट अबाउट द एंड ऑफ द किंग पर्सनल रूल। इसके साथ साथ किंग का जो पर्सनल रूल था वो भी ख़त्म हो गया था। और द रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्या हुआ कि यहाँ पर restoration of parliamentary parliamentary डेमोक्रेसी दोबारा से आ गई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दोबारा से आ गई। और लॉर्ड नॉर्थ जो था यहाँ पर, जो लॉर्ड नॉर्थ जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने क्या किया, उसने भी रिजाइन कर दिया था। और 1782 में उसने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद जो दो शॉर्ट टर्म्स जो वीक मिनिस्ट्रीज थे, इसमें एक को हम रॉकिंगम के नाम से जानते हैं और दूसरा नॉर्थ फॉक कोलिशंस के साथ। जो रॉकिंगम की मिनिस्ट्री थी, वो एक मेमोरेबल थी, क्योंकि उसमें जो ब्रूक्स रिफॉर्म थे। फिर विक्स की मिनिस्ट्रीज आती हैं इसके बाद। और यहाँ पर विक की मिनिस्ट्री में जो ब्रूक के रिफॉर्म्स थे, इसी रिफॉर्म्स पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म्स थे और किस तरह से थे। तो ये जो ब्रूक्स रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर ये भी पेश किए गए थे। इसके अलावा जो रिफॉर्म बिल था, पहले तो it did not end parliamentary corruption altogether, considerably reduced the government patronage which was responsible for it. On the fall of the Fox-North coalition, the king invited the young Pete as the head of the revived Tory। और जैसे ही जो coalition जो गवर्नमेंट जाती है, तो पीट द यंगर आता है और उसको गवर्नमेंट हवाले कर देता है। अब पीट द यंगर हुकूमत किसकी थी? जॉर्ज तो किंग था, लेकिन साथ में पीट द यंगर उसकी गवर्नमेंट थी और वही चला रहा था। और पीट जो था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था फॉर 19 ईयर्स। ही वाज पीएम फॉर द 19 ईयर्स। 19 साल तक ये क्या था, ये प्राइम मिनिस्टर बना। और इसकी जो दौर था 1783 से लेकर 1801 तक थी। और दो दफ़ा आया था। और 1804 से लेकर 1806 तक उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप्स थी। और यहाँ पर कि जो अमेरिकन डिज़ास्टर हुआ, सिर्फ वो ही, ये पीट द यंगर, जो पीट द एल्डर का बेटा था, वो ही सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो रेस्क्यू कर सकता था उसको,
अब इंग्लैंड को रेस्क्यू कर सकता था और इंग्लैंड को इसी बहुत बड़े डिजास्टर से वो निकाल सकता था और ऐसे उसने किया क्योंकि उसके जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़े थे और उसने क्या किया कि फाइनेंशियल क्राइसिस को बाय इंस्टीट्यूटिंग साउंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो लेकर आया और उसने क्या किया कि ही वो आल्सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो लेकर आया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि उसने क्या किया कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो लेकर आया उसने साथ में इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया में भी एंड कनाडा में भी ही वाज अ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर like his father but when he attempted to make parliamentary reforms लेकिन जब उसने क्या किया यहाँ पर पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की जब उन्होंने बात की तो यहाँ पर उसको अपनी ही पार्टी की तरफ से उन्हें अपोजिशंस देखने को मिली और इसी प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन साथ साथ इसी दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाती है यहाँ पर फ्रेंच में रेवोल्यूशन फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है 1789 में। इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का एक स्लोगन था और जिसकी वजह से पूरे इंग्लैंड में एक पैनिक बन जाती है और जो बातें हो रही थी जो रिफॉर्म्स की जो इस्लाहात की वो इसी रेवोल्यूशन के पीछे बैन हो गई थी। सो जो जोकोबियंस थे एक्सट्रीमिस्ट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट थे पर्टिकुलरली उन्होंने क्या किया कि सितंबर में एक मासाकर हुआ 1792 में और द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रेंच किंग लुइस 1792 में उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेंच किंग था जो फ्रेंच किंग लुइस लुइस था और उसकी जो वाइफ थी उनको उन दोनों ने इन हिज बीन मैरिड इन दोनों को इन द नेम ऑफ द liberty so horrified for the England that even weeks in like folks and romantic like Wordsworth उन्होंने भी इस एक्ट को बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया और उनको पूरे इंग्लैंड को उन्होंने क्या किया हॉरिफाइड किया क्योंकि इन दोनों को बिहेड कर दिया गया था इन दोनों का सर कलम कर दिया गया था। एक किस्म का एक उनका एक अपना ही एक तरीका था कि वो लोग मेज़ पर टेबल पर कोई एक ऐसी चीज़ थी उन पर उनको लिटा देते ऊपर से एक बहुत बड़ी प्लेट उनके सर पर गिरा देते थे। तो इस वजह से ये इन चीज़ों को इंग्लैंड में भी पूरे इंग्लैंड को इसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था और इसकी वजह से जो फ्रांस का जो एम्बेसडर था और उसके जो जितने भी स्टाफ थे उनको इंग्लैंड से निकाल दिया गया कि हम इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते जहाँ पर रूल ऑफ लॉ या जहाँ पर किंग के साथ या क्वीन के साथ ऐसा हो रहा है। तो हम इंग्लैंड ने क्या किया कि उसके एम्बेसडर्स को बाहर निकाल दिया। अब जब उन्होंने एम्बेसडर को बाहर निकाल दिया तो अब फ्रांस तो ऑलरेडी गुस्से में था उसने इंग्लैंड पर वॉर डिक्लेयर कर दी। फ्रांस डिक्लेयर द वॉर इन ऑन इंग्लैंड 1793 में फ्रांस और इंग्लैंड के फ्रांस और एंड इंग्लैंड के दरमियान एक और दफ़ा ये जंग शुरू हो जाती है और ये जंग तकरीबन 20 साल तक रहती है। हाँ इसके दरमियान ब्रीफ इंटरमिशन था मतलब रुक जाती थी लेकिन ये जंग जो थी तकरीबन 20 साल तक 20 ईयर्स तक एंड इट वाज अ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल। ये जंग ऐसी कोई जंग नहीं थी ये एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल थी इंग्लैंड के लिए क्योंकि नेपोलियन जो था उसने उसका इरादा था कि वो पूरे यूरोप को अपने ही कदमों में लाकर अपने ही कदमों में लाएगा और वो उस पर हुकूमत करेगा लेकिन हालांकि वो ही कुड नॉट सीज द ब्रिटेन ही कुड नॉट सीज ब्रिटेन द कमांड ऑफ द सी। इंग्लैंड के पास कमांड ऑफ द सी था तो इसलिए उनको उसको मुश्किल पेश आ रही थी और इसने क्या किया कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया कि वो इंग्लैंड को इन्वेट करे लेकिन वो नाकाम हुआ क्योंकि जो ब्रिटिश की जो फ्लीट थे उसकी जो वॉचफुलनेस थी उसकी वजह से नेपोलियन को वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली। और यहाँ पर इंग्लैंड को दो बहुत बड़ी नेवल विक्ट्रीज एक बैटल ऑफ नील जो नील के दरिया नील के मकाम पर हुई थी 1798 में और जो दूसरा था वो 1805 में
वहाँ पर उसको मिली थी स्पेन के मकाम पर, और इसके जो द हीरो ऑफ द बोथ, इन दोनों बैटल्स के इनको भी मार दिया गया था इन द सेकंड, इन द 4 आवर ऑफ द विक्ट्री, बट ही हैड डन हिज वर्क। सो जो ये लोग जो थे उन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था ये फ्रेंच की जितने भी फ्लीट थे, और फ्रांस का जो सपोर्ट था या जो कमांड था सी पर, उसको ख़त्म कर दिया गया था। इस तरह से इन 1801 टुक प्लेस द यूनियन ऑफ आयरलैंड। यहाँ पर 1801 में एक यूनियन आती है, और यूनियन किसके दरमियान आती है? यूनियन आती है आयरलैंड आयरलैंड एंड विद द ग्रेट ब्रिटेन। अब हमें पता है कि ग्रेट ब्रिटेन में ऑलरेडी कौन कौन से थे, स्कॉटलैंड भी था और इंग्लैंड भी था, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं। तो यहाँ पर एक यूनियन आती है, आयरलैंड भी इसके साथ, और यहाँ पर बनती है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम्स आ जाते हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम जो था इसमें तीन थे, आयरलैंड भी था, स्कॉटलैंड भी था, और इसमें इंग्लैंड भी था। आयरिश के जो लोग थे वो ज़्यादातर खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो उनको कैथोलिक एमेंसिपेशन प्रॉमिस किया गया था, और नेसेसरी कंडीशन ये थी, लेकिन ये कैथोलिक एमेंसिपेशन जो था उनको नहीं दिया गया फिर बाद में। लेकिन पेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था ऑन रिमूविंग द सिविल डिसेबिलिटीज ऑफ द कैथोलिक रिजाइन। तो उसने क्या किया कि जब वो पावर में था, ही केम टू द पावर अगेन 1804 एंड रिमेन प्राइम मिनिस्टर टिल हिज डेथ। द वीक लेड बाय द फॉक्स फॉर्म कोलिशन मिनिस्ट्री ऑफ ऑल द टैलेंट व्हिच थॉट इट लास्टेड ओनली अ फ्यू मंथ डिस्टिंग्विश इटसेल्फ बाय अबॉलिशिंग द स्लेव ट्रेड। कि उन्होंने क्या किया था कि जो स्लेव ट्रेड था, स्लेव ट्रेड उनको भी ख़त्म कर दिया। कब ख़त्म कर दिया उन्होंने? 1807 में स्लेव ट्रेड को भी ख़त्म किया, और इसके साथ साथ द मूविंग स्पिरिट इन द मूवमेंट फॉर द evolutions of the slave trade has been visible force, but it was a powerful backing of the force which enabled him to win the day। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हो रही थी, कुछ रिफॉर्म्स आ रहे थे, और जो विक्स की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उनको कुछ पसंद थी, कुछ नहीं पसंद थी, लेकिन इस तरह से 1801 में एक ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। अब ब्रिटेन जो था वो तो मिस्ट्रेस था सी का। नेपोलियन जो था वो अभी भी लैंड पर, ज़मीन पर सुप्रीम था। सुप्रीमेसी जो थी ब्रिटेन की समंदर पर थी, नेपोलियन की सुप्रीमेसी किस पर थी? ज़मीन पर थी। और नेपोलियन ने क्या किया कि उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया द एम्परर ऑफ फ्रांस, द एम्परर ऑफ फ्रांस। और उसने क्या किया कि उसने इंस्टॉल कर दिए सारे रिलेशंस एंड मार्शल्स, उसके जितने रिलेशंस थे और जितने मार्शल्स थे एज अ किंग इन वेरियस टेरिटरीज के, उसके जो मार्शल थे उनको किंग बना दिया। क्या उसने खुद को एम्परर बना दिया। जितने इलाकों पर उसका कब्जा था वहाँ के, उसके जितने भी मार्शल थे वहाँ पर उसके, उसने क्या किया कि उसने अपने मार्शल्स को किंग बना दिया यूरोप में। और उसका जो एल्डेस्ट ब्रदर था जोसेफ बोनापार्ट, उसको भी किंग ऑफ स्पेन बना दिया। लेकिन यहाँ पर 1808 में स्पेन रोज अगेंस्ट द यूसुफर, उसके खिलाफ उठते हैं, और फ्रांस की जो आर्मी है जो जो नेपोलियन का ब्रदर था, और जो फ्रांस की आर्मी ने जो ऑक्यूपेशंस की थी उसके खिलाफ स्पेन के अपने लोग उठ जाते हैं। वो अपील करते हैं ब्रिटिश के लिए कि आप हमारी मदद करने के लिए आओ। तो यहाँ से आर्मी भेजी जाती है, और वहाँ पर जो फ्रांस की जो आर्मी थी उनको बाहर निकाल दिया जाता है स्पेन से और पुर्तगाल से। और इसको हम कहते हैं, दिस इज नॉन आई पेनिनसुलर वॉर। और ये तकरीबन 1808 से लेकर पाँच पाँच साल तक यहाँ पर ये थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, नेपोलियन के साथ वॉर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ रही थी। हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये 18 सेंचुरीज की हम सोसाइटी को डिस्कस करेंगे कि और ये तो पॉलिटिकली चीज़ें हो रही थी, जो सोशल जो चीज़ें थी, जो रिलीजियस चीज़ें थी, वो किस तरह से थी। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी लिटरेचर को भी डिस्कस करेंगे कि उनका लिटरेचर कैसा था, और उनके लिटरेचर में हम किससे, तो ये तो और एक ओवरव्यू था उनकी पॉलिटिकल कंडीशंस का कि उनके दौर में क्या हो रहा था। क्योंकि लिटरेचर को समझने के लिए जब तक आप उसके एज को नहीं समझेंगे, उनकी चीज़ों को नहीं समझेंगे,
अगर आप हमारे पास कुछ थ्योरीज़ भी हैं जो कहते हैं कि आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट को उसके कल्चर से, उसके राइटर से आपने क्या करना है, उसको अलग करना है, उसके बाद फिर आपने उसको पढ़ना है। लेकिन वो फिर फॉर्मल रीडिंग्स में आती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स पर फोकस कर सकते हैं या फिर ग्रामेटिकल स्टाइल्स पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिटरेचर के थ्रू किसी एज को समझना है, अपने माइंड को एक्सप्लोर करना है, उनकी मेंटालिटी को समझना है, क्योंकि हर दौर के अपने ही लोग थे और हर दौर में अपनी ही सोच रखने वाले लोग थे, उनकी अपनी ही नज़रियात थे, उनकी अपनी पर्सपेक्टिव थी। टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, टाइम के साथ सोच भी बदलता रहता है। अब जो चीज़ें, जो सोच आज हमारी है, ये मुमकिन ही नहीं है कि जो 18 या 17 सेंचुरीज़ के या 15 सेंचुरीज़ के जो लोग थे, वो भी इस तरह से सोच सकते थे। लेकिन इससे हम नहीं कह सकते कि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लोग थे और वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे। नहीं, उनकी जो सोच थी वो अपनी जगह, अपने अपने ऐज की अपनी ऐज के मुताबिक वो भी मॉडर्न सोच ही रखते थे, क्योंकि आज जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी जो सोच है वो मॉडर्न है, लेकिन 100 साल बाद जो नई नस्ल आएगी वो फिर हमें प्रिमिटिव समझेंगे और वो अपने आप को मॉडर्न समझेंगे। तो इस तरह से हर ऐज के जो लोग थे अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, अपनी एक नई चीज़ों के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ, नज़रिए के साथ आते हैं, उसका एक लिटरेचर डेवलप होता है। लेकिन उसके लिए अगर हम यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो अब डेफ़िनेटली बात है, यहाँ पर बहुत सारे जो आप वो पॉइंट उठा के देखें, उनकी शायरी उठा के देखें, तो यहाँ पर जो हालात जो चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में या फिर और पाकिस्तान में, तो उनकी अक्कासी करती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको डिस्प्ले करती हैं। तो उन राइटर को उनके वर्क को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, उनका जो एक लेवल था, उनका जो एक सोच था, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हमें यहाँ पर जो जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है, जो पॉलिटिकल इवेंट्स है, या जो रिलीजियस जो कल्चर है हमारे पाकिस्तान में, या फिर ओवरऑल जो कंडीशन है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक कंडीशन से, जो भी है अप्स एंड डाउन्स है, अगर हम उसे अच्छी तरह से समझेंगे तो हम उसके लिटरेचर को भी समझ सकते हैं। कुछ लिटरेचर को समझने के लिए सोसाइटी को समझना ज़रूरी है, और फिर बाकी सोसाइटी को समझने के लिए लिटरेचर को समझना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जो है ये इंटरलिंक्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको ये हिस्ट्री के बुक्स में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर जब हम उसके लिटरेचर को पढ़ेंगे तो लिटरेचर के जो हर एक इंसान के अपने पर्सपेक्टिव से, उनके ज़रिए उस एज को आप जज कर सकते हो और एक कंप्लीट पिक्चर उस एज का आपकी आंखों के सामने आ सकता है। तो हम यूँ सिर्फ नहीं कह सकते कि लिटरेचर को समझने के लिए सोसाइटी को समझना ज़रूरी है। नहीं, ये बहुत लिटरेचर को समझने के लिए सोसाइटी का समझना ज़रूरी है, लेकिन सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए लिटरेचर का पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक साथ लेके जाएँगे और हम इस पर डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।